ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है जिसमें अब 11 देश हैं। पहले कितने देश थे? पहले 5 देश थे। शुरू में 4 देश थे, 4 के बाद बने 5, 5 के बाद आज 11 देश आ चुके हैं। कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो 5 पहले के थे। देन सऊदी, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान। ब्रिक्स ये दिखाता है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ग्लोबल पावर और ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये जो एक्रोनिम है BRIC, ये कंसीव पहली बार सन 2001 में करा गया था। एक इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में ये जो 4 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चैलेंज करेंगे established global norms by America and the hegemony of America. And as a cooperation and a concentration forum, as a consultation forum, the BRIC was created by the political initiative of the governments of the founding country. देन कुछ और मोडालिटीज भी हैं ब्रिक्स मीटिंग्स की पार्टिसिपेशन में। एक तो ब्रिक्स आउटरीच है जो कि साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया था 2013 में, और एक ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट है जो कि चाइना ने लॉन्च किया था 2017। अब ब्रिक्स आउटरीच क्या होता है? दिस इज अ मीटिंग बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज एंड दोज फ्रॉम द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ द कंट्री। ब्रिक्स प्लस ये एक मीटिंग है बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एंड इनवाइटेड कंट्रीज दैट आर नॉट फ्रॉम द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ द कंट्री। 2016 में जब यूपीएससी में मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला था मेंस क्लियर करने के बाद, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझसे कई सारे सवाल ब्रिक्स से संबंधित पूछे गए थे। दरअसल जो दशक था 2010 से ऑनवर्ड वाला, उसमें ब्रिक्स के बारे में बहुत चर्चा होती थी, और ब्रिक्स की चर्चा आज भी उतनी ही हो रही है जितनी पहले होती थी। और जब ब्रिक्स की बात आती है तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग है ब्रिक्स से रिलेटेड जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि ब्रिक्स ये दिखाता है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ग्लोबल पावर और ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रिक्स से संबंधित हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं। यदि अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जरूर ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चंस देखे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन था 2014 में, प्रीलिम्स का जो पेपर था, उसमें ये सवाल ब्रिक्स का आया हुआ है। क्या सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगेन देखिए कि 2015 में फिर से ब्रिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। Fortaleza Declaration recently news is related to the affairs of which of the following? ये 2015 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और 2016 में जैसे आपको मैंने बताया, जब इंटरव्यू देने का मेरे को सौभाग्य मिला था, तब कई सारे क्वेश्चंस मुझको ब्रिक्स से संबंधित पूछे गए थे। जरा सर मेरा ऑप्शनल भी PSIR है, मतलब था, अब तो खैर मतलब मैं काफी सालों से 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी कारणवश क्वेश्चंस भी ऑप्शनल से पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ब्रिक्स से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता लगे इस ब्लॉग के बारे में। ऑलराइट, चलिए, तो अगर हम पहले ब्रिक्स की बात करें, देखिए ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है जिसमें अब 11 देश हैं। पहले कितने देश थे? पहले 5 देश थे। शुरू में 4 देश थे, 4 के बाद बने 5, 5 के बाद आज 11 देश आ चुके हैं। कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो 5 पहले के थे। देन सऊदी, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान। सऊदी अभी थोड़ा सा छुपन छुपाई खेल रहा है, पूरी तरह से नहीं बता रहा कि वो ब्रिक्स में आना चाह रहा है कि नहीं आना चाह रहा, लेकिन ऑफिशियली अभी वो बात एक्नॉलेज नहीं करी है। बट यस, इन द टाइम्स टू कम सऊदी भी ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है। अब एक बात को समझे कि ब्रिक्स एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फोरम है। देखो ये एक इनफॉर्मल फोरम है। अभी तक इस, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेटो की बात करते हैं या हम किसी ऐसे फोरम की बात करते हैं जिसका चार्टर बना हुआ है, जिसके कुछ आर्टिकल्स बने हुए हैं, ये बहुत इनफॉर्मल फोरम है, राइट। इसका कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है पर से, राइट। और ये एक प्योरली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के तौर पे बनाया गया है ताकि जो देश इसमें इन्वॉल्व है, जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, जो मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ यानी कि एक टर्म है जियोपॉलिटिक्स में, यानी कि वो देश जो कि अभी इतने विकसित नहीं बने हैं, यानी कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से आते हैं। तो इन देशों का एक समुदाय बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स। आज ब्रिक्स में और भी मेंबर्स आ चुके हैं, और भी हम कुछ बातें करेंगे। ब्रिक्स में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर कंट्रीज का, उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि मल्टीपल एरियाज में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जा सके। चाहे वो एरियाज क्लाइमेट चेंज से ओरिएंटेड हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, चाहे वो ट्रेड की बात आती है, चाहे वो टेररिज्म की बात आती है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात आती है। तो बातचीत और कोऑर्डिनेशन और जो तालमेल है वो कई सारे विषयों पे है। ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्रिक्स का? अगर हम ऑन पेपर की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स के? दैट इज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कोऑपरेशन स्पेसिफिकली अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, ताकि जो ग्लोबल साउथ है यानी कि जो लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है और उनका जो स्टैंड है और उनका जो व्यू पॉइंट है वो ग्लोबली और ज्यादा रिजाउंड हो। ना अंडरस्टैंड वन थिंग, जब ब्रिक्स बना था तो ब्रिक्स बनने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ये जो देश थे, इनका ये मानना था कि जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, चाहे वो यूएन है,
चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर जो डोमिनेंस चलती है वो अमेरिका की चलती है एंड द ग्लोबल नॉर्थ। अब ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ यानी कि वो देश सर जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड देश है, जैसे कि हम पश्चिम यूरोप की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें। अब ब्रिक्स देशों का यह कहना था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे अमेरिका के द्वारा ही डोमिनेटेड है एंड देयरफॉर हमारा यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्टैंड है, जो व्यू पॉइंट है, जो कंसर्न्स हैं, वो अप्रोप्रिएटली यहां पे रेज नहीं हो पा रहे हैं। सो क्यों ना कोई ऐसा फोरम बनाए जहां पे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एक ऐसा माध्यम देख सकते हैं, एक ऐसा आउटलेट देख सकते हैं जहां पे वो अपने कंसर्न्स को रेज कर सके, वॉइस आउट कर सके और वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशंस भी आ सके एंड देयरफॉर बना ब्रिक्स। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो काम करना है लेकिन सस्टेनेबल वे में, यानी कि हम स्मार्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहते जिसका इंपैक्ट हमारी इकोलॉजी, हमारे वातावरण पे हो एंड ऑल्सो ऐसी डेवलपमेंट जो कि सही मायने में गरीब और अमीर का जो डिवाइड है वो रिड्यूस कर सके, विच मींस प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन। ये सब प्रिंसिपल्स जो कि पेपर पे, ऑन पेपर ब्रिक्स ने इंश्राइन करे थे, ब्रिक्स का ये मानना था कि ये सब प्रिंसिपल्स पे ग्लोबल नॉर्थ फेल हो चुका है, अमेरिका और पश्चिम यूरोप फेल हो चुके हैं। अब ये जो एक्रोनिम है BRIC, ये कंसीव पहली बार सन 2001 में करा गया था। एक इकोनॉमिस्ट थे, गोल्डमैन सैक में वो काम करते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में ये जो 4 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चैलेंज करेंगे इस्टैब्लिश्ड ग्लोबल नॉर्म्स को, इस्टैब्लिश्ड ग्लोबल नॉर्म्स बाय अमेरिका एंड द हेजेमनी ऑफ अमेरिका। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का, तब से हम एक राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड देखते हैं, द यूनिपोलर वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका। तो गोल्डमैन सैक के ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ने, इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि ये 4 देश रुतबा रखते हैं, दम रखते हैं कि ये अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर सके। And as a cooperation and a concentration forum, as a consultation forum, the BRIC was created by the political initiative of the governments of the founding countries. तो इनिशियल गोल क्या था? That डायलॉग के जरिए हम जो मेजर मुद्दे हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, जो ग्लोबल साउथ को इंपैक्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और पॉलिटिकली हम स्ट्रेंथन करेंगे हम चारों देशों के कॉमन स्टैंड्स को इन ऑर्डर टू डेमोक्रेटाइज, लेजिटिमाइज एंड बैलेंस द ग्लोबल ऑर्डर। इंटरेस्टिंगली डेमोक्रेटाइजेशन की बातें 2 ऐसे देश कर रहे हैं जिसमें रशिया और चाइना आ जाते हैं, जो कि हाईली अथॉरिटेरियन है। पहली ब्रिक की मीटिंग जो थी, ब्रिक्स की जो मीटिंग थी, दैट अकर्ड एट द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेवल इन 2006। कहां पे? ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग जो हर साल सितंबर में होती है न्यूयॉर्क में। पहली मीटिंग ऑफ द समिट्स ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ BRIC, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2009 में इन रशिया, इन द सिटी ऑफ येकातेरिनबर्ग। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब इन चारों देशों ने, BRIC ने, एक बहुत कंसर्टेड मैनर में कहा कि हमको ग्लोबली और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम चारों को रिफॉर्म करना पड़ेगा, या कोशिश करनी पड़ेगी कि हम एडवोकेट करें द रिफॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF, द वर्ल्ड बैंक, द WTO, ताकि वो जो रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो ज्यादा इक्विटेबल हैं, वो ज्यादा सोशल इंक्लूजन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड हैं और ग्लोबल साउथ कंट्रीज की सहायता में है, सपोर्ट में है और उनके कंसर्न्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और उनका ये चारों देशों का ये भी मानना था, ये जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कि जो अब दुनिया भर में अगर हम अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनका जो वजन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अब वो समय आ चुका है कि वो ज्यादा हो। अब विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2011, तो ब्रिक बना ब्रिक्स, ऑलराइट, BRIC से बना BRICS। और 2023 में, 2009 से बात शुरू होती है, 2023 में आते आते 2023 में साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, जोहानिसबर्ग समिट, वहां पे सेकंड एक्सपेंशन को डिफाइन किया गया ब्रिक्स के, जिसमें 6 और मेंबर्स ऐड करे गए। अब पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स हैज रिमेन्ड एज अ वेरी इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विद द प्रेसिडेंसी व्हिच इज रोटेटिंग अमंग इट्स मेंबर्स। तो प्रेसिडेंसी कभी ब्राजील के पास है, कभी रशिया के पास है। फॉर एग्जांपल 2025 में प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, 2026 में प्रेसिडेंसी किसके पास है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं, दैट हमने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपके साथ एक स्टडी प्लानर शेयर करा है। तो यदि आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि आपने UPSC की तैयारी करनी है या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमने एक स्टडी प्लानर बनाया है। वो स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लो,
वहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स भी मेंशन करे हैं और माइक्रो टॉपिक्स लिस्ट करे हैं कि अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो किस टॉपिक्स को आपने कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेना। ऑलराइट, ये वीडियो देख रहे हो, डाउनलोड जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ही है। ऑलराइट, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, अब ट्रेडिशनली 3 पिलर्स हैं ब्रिक्स के, 3 पिलर्स हैं ब्रिक्स के, जिसके अराउंड ब्रिक्स का जो फंक्शनिंग है रिवॉल्व करता है। नंबर 1 पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एंड नंबर 3 पीपल टू पीपल रिलेशन या सिविल सोसाइटी की बात करें। अगेन ब्रिक्स अपने आप में कोई सिक्योरिटी अलायंस तो है नहीं, ब्रिक्स अपने आप में कोई हार्ड पावर को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। ब्रिक्स अपने आप में बात कर रहा है कंसल्टेशन की, कोऑर्डिनेशन की, इकोनॉमिक मुद्दों को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पीपल टू पीपल रिलेशंस, जो कल्चरल कंपोनेंट है किसी भी समुदाय का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बांध के रखता है। अब 2023 में ये जो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, जो जोहानिसबर्ग समिट हुआ ब्रिक्स का, वहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का। ऑलराइट, अब ये ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था, ये ऑफिशियली बनाया गया, ये जो कैटेगरी थी एस्टैब्लिश करेगी इन द समिट ऑफ ब्रिक्स, जो कि 2024 में हुआ। कहां पे हुआ? रशिया में। रशिया में कहां पे? कजान में। तो ब्रिक्स में पार्टनर कंट्रीज आ गए। अब बड़ी मजेदार बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न डे डेटिंग में हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की, कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन आपके बीच में अभी शादी नहीं हुई है, और आप वो सारी की सारी फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं जो कि एक शादीशुदा कपल करता है, लेकिन आपकी ऑफिशियली लीगली भी शादी नहीं हुई है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट ब्रिक्स ने इंट्रोड्यूस करा, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का, जिसमें कुछ ऐसे देश बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, इवन वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज को ऐड किया कि भैया अभी आपको ब्रिक्स का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, आपको हम अभी प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको ब्रिक्स का मेंबर बनना है, लेकिन हाँ आप ब्रिक्स की सारी मीटिंग्स को अटेंड करो, देखो कि कैसे फंक्शनिंग होती है, देखो कि क्या क्या बातचीत होती है, और अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल कि आपने मतलब ब्रिक्स में आपने कब आना है, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली आपको यहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि ब्रिक्स के आइडिया को और ब्रिक्स के फोरम को थोड़ा और बढ़ा दिया। और अभी इस साल 2025 में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ब्राजील के पास है, तो वहां पे फॉर्मल एडमिशन ऑफ वियतनाम भी अनाउंस करा गया है एज अ पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम बना है 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। अब वियतनाम की पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ लोगों के आसपास की है, एक बहुत डायनेमिक इकोनॉमी है, एन इकोनॉमी व्हिच इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। वियतनाम इज आल्सो अ वेरी रेलेवेंट एक्टर पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑलराइट, और अगेन वियतनाम आल्सो शेयर्स अ डीप कमिटमेंट टू रिफॉर्म एंड आल्सो हैव अ मोर इंक्लूसिव ग्लोबल साउथ इंटरनेशनल ऑर्डर विद इन द ब्रिक्स। और ऑल्सो वियतनाम भी इस फेवर में है ऑफ मोर साउथ साउथ कोऑपरेशन। नाउ व्हेन आई से साउथ साउथ कोऑपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेशन बिटवीन द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो वियतनाम इन सभी मुद्दों को, इन सभी विषयों को सपोर्ट करता है कि कैसे जो इश्यूज ग्लोबल साउथ को इंपैक्ट करते हैं, कैसे उस पर कन्वर्जेंस लेके आई जा सकती है। अब प्रेसिडेंसी जो है ब्रिक्स की, वो कैसे डिसाइड की जाती है? देखो, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रोटेट करती है एज पर द लेटर्स ऑफ हिज एक्रोनिम, ठीक है। 2025 में जो प्रेसिडेंसी है दैट इज अंडर ब्राजील। अंटिल द प्रेजेंट मोमेंट द कंट्री होल्डिंग द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी वो एक्रोनिम को ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जैसे कि ब्राजील की है तो अगला फिर रशिया की होगी, फिर इंडिया की, फिर चाइना की, साउथ अफ्रीका की। लेकिन अभी क्या है, बिकॉज अभी थोड़ा सा चेंज किया गया है, बिकॉज पार्टनर कंट्रीज ऐड करी गई हैं, तो इस करके अभी थोड़ा सा ये ऑर्डर चेंज किया जाएगा। विद द रीसेंट एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स अ न्यू रोटेशन फॉर्मूला विल बी डिस्कस्ड। कौन होगी 2026 में ब्रिक्स की होस्टिंग कंट्री? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, भूलना मत। अब ये जो टेम्परेरी प्रेसिडेंसी है, यानी कि मान लो कि 2025 में ब्राजील की थी, 2024 में रशिया की थी, यानी कि परमानेंट तो नहीं है, तो ये डिफाइन करते हैं। तो हर एक प्रेसिडेंसी में डिफाइन किया जाता है कि उस साल में ब्रिक्स मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, क्या क्या विषयों के बारे में ज्यादा बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल पिछले 3-4 सालों से यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर काफी बात हो रही है, गाजा के मुद्दे को लेकर काफी बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी बातचीत हो रही है, बिकॉज ये सब चीजें अभी हमारी कंटेम्प्रेरी रियलिटी बनी हुई है। Brazilian presidency of the BRICS will focus on international governance reform and also the global south cooperation. Now, what are the participation categories at the BRICS? इस बात को समझते हैं। देखिए, दो पार्टिसिपेशन कैटेगरीज हैं ब्रिक्स में, मेंबर्स और पार्टनर्स। 11 मेंबर्स हैं, उसके बारे में हमने बात करा। ये पार्टिसिपेट करते हैं हर एक मीटिंग में जहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इंटायरली बेस्ड ऑन कंसेंसस। सो जो डिसीजन है, जो डिस्कशन है अबाउट द पार्टनर कंट्री मोडालिटी दैट रिजल्टेड आफ्टर द साउथ अफ्रीका में जो प्रेसिडेंसी थी, जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन जो हुआ ब्रिक्स 2023 में, और इसको ऑफिशियली क्रिएट किया गया एट द रशियन प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन अक्टूबर 2024। तो पार्टनर्स जो है, जो पार्टनर कंट्रीज हैं, 10 पार्टनर कंट्रीज की आपके साथ मैंने बात करी, इंक्लूडिंग द रिसेंट जो वियतनाम है जिसको ऐड करा गया है, इनको इन्वाइट किया जाता है कि ब्रिक्स की मीटिंग्स में
ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती है, ब्रिक्स की जो लीडर्स की मीटिंग होती है, इसमें आप सब आएंगे। आप बाकी मीटिंग्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कंसेंसस जहां जहां पे कंसेंसस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पार्टनर कंट्रीज का कंसेंसस रिक्वायर्ड नहीं होता, बट बी प्रेजेंट एंड वॉच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रिक्स। दैट यू कैन बी प्रेजेंट, यू कैन वॉच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रिक इवन इफ देयर इज कंसेंसस अमंग द मेंबर्स, जहां पे जिन इश्यूज पे यूनानिमस कंसेंसस की रिक्वायरमेंट है, इवन दो यू माइट नॉट बी having that authority to vote, but you can attend those meetings. And throughout 2024, more than 30 countries they have expressed interest कि हम ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं, चाहे एज मेंबर्स या चाहे एज पार्टनर्स। तो बहुत ओपन माइंडेड हो चुका है ब्रिक्स कि इवन जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो मेयर ऑब्जर्वर्स नहीं है, आओ पार्टिसिपेट करो, देखो कि हम क्या बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मतलब यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोस डिस्कशंस एज वेल विदाउट रियली हैविंग दी botheration of voting or having any obligation of forming a part of consensus. देन कुछ और मोडालिटीज भी हैं ब्रिक्स मीटिंग्स की पार्टिसिपेशन में। एक तो ब्रिक्स आउटरीच है जो कि साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया था 2013 में, और एक ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट है जो कि चाइना ने लॉन्च किया था 2017 में। अब ब्रिक्स आउटरीच क्या होता है? दिस इज अ मीटिंग बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज एंड दोज फ्रॉम द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि मान लीजिए कि अगर हाइपोथेटिकली आज ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स आउटरीच में यानी कि जो ब्राजील है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकता है, चाहे वो अभी ब्रिक्स के मेंबर्स नहीं है। लेकिन ब्रिक्स आउटरीच में क्या होता है कि जो कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी है, तो ज्योग्राफिकली उसके रीजन में जो भी आस पड़ोस में कंट्री है वो इनवाइटेड है, वो ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है कि वो मीटिंग को, ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं जब उनके देश में यानी कि उस कंट्री में प्रेसिडेंसी है और वो होस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स की मीटिंग को। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राजील है, सो ब्राजील कैन इनवाइट अदर कंट्रीज अराउंड इट्स नेबरहुड कि आप भी आइए, अटेंड करिए जो हमारी मीटिंग्स है, ब्रिक्स की मीटिंग्स है, चाहे आप मेंबर हैं या नहीं है। ऑलराइट, ब्रिक्स प्लस ये एक मीटिंग है बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एंड इनवाइटेड कंट्रीज दैट आर नॉट फ्रॉम द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आज इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, ऑलराइट, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चलो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं, मालदीव, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं। लेकिन मान लो कि इंडिया किसी ऐसे कंट्री को इनवाइट करता है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान जो कि इंडिया के डायरेक्ट नेबरहुड में नहीं आता है या ज्योग्राफिकली उस रीजन में सिचुएटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि चलो बेल्जियम, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत हाइपोथेटिकली कहता हूं कि बेल्जियम। सो ये हुआ ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट, जहां पे आप इमीडिएटली जो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपकी जो कंट्रीज आती है उनको नहीं इन्वाइट कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रेसिडेंसी है, किसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन आप किसी भी और कंट्री को इन्वाइट कर रहे हैं। अब ब्रिक्स के एवोल्यूशन को समझते हैं। 3 फेजेस में ये फॉर्मेट जो है इवॉल्व हुआ है, और इंपॉर्टेंट समिट्स की भी बात यहां पे लगे हाथ कर लेते हैं। तो 2001 में बर्थ हुआ एज BRIC ब्रिक। 2006 में पहला पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुआ। BRIC यानी कि चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, कौन से देश? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA मीटिंग इन न्यूयॉर्क। एंड इसको एक तरह से एक शिफ्ट मिलता है फ्रॉम अ वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म टू अ डायलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म। 2009 में पहला ब्रिक्स समिट होता है। कहां पे होता है? येकातेरिनबर्ग में, जो कि रशिया में है। इंपॉर्टेंट फोकस क्या था? रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और BRIC बनता है एक फॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुपिंग। वैसे ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, बट अपने आप में ये अपने आप को फॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुपिंग कहलाता है। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, तो BRIC बनता है ब्रिक्स, जिसमें कि अब इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स आ गए, इमर्जिंग एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। 2011 में चाइना में समिट होता है, पहला ब्रिक्स का मीटिंग होता है। ब्रिक्स का यानी कि पहला ऐसा मीटिंग जिसमें 5 देश के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फोकस क्या है? ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स प्लस स्ट्रॉन्ग इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटारिटीज। नाउ one important reason that why India chose to be a part of BRICS was also that कि इंडिया चाइना के बीच में हिस्टोरिकली काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे, काफी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, एंड इंडिया का यह मानना था कि अगर हम ग्लोबल साउथ एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, सो देन द 21st सेंचुरी हैज टू बी द एशियन सेंचुरी, और एशियन सेंचुरी में इंडिया एंड चाइना विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोलैबोरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। However, India also thought कि अगर स्ट्रेटेजिकली हम चाइना के साथ अलायंस दिखाते हैं या चाइना के साथ अलीजियंस दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं विद इन द ब्रिक्स, तो शायद उससे हमारे आपसी जो झगड़े हैं या जो आपसी हमारे मतभेद हैं या जो डिस्प्यूट्स हैं, शायद वो रिजॉल्व हो सकते हैं। Now, one big failure of BRICS is कि इंडिया ने तो आउटरीच दिखाया, लेकिन इंडिया चाइना के बीच में इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस शायद बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अगेन पॉलिटिकल कन्वर्जेंसेस या अगर हम डिप्लोमैटिक कन्वर्जेंसेस की बात करें, उसको होने में बहुत सारी रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ चाइना एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ Xi Jinping दैट आई डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डायलॉग। 2012 में न्यू दिल्ली समिट इंडिया में हुआ, टॉक्स ऑन ब्रिक्स बैंक शुरू होते हैं 2012 में। 2014 में फोर्टलेसा समिट हुआ ब्राजील में। अगेन ब्रिक्स ने यहां पे 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करी। कौन सी? एक तो NDB द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक CRA द कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट।
सो दिस इज द मोमेंट 2014 में जब ब्रिक्स बनता है एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, अ बिल्डर which is also talking about new and emerging economic institutions, financial institutions, which are not only meant to challenge the existence of IMF and World Bank. How can you challenge the existence of IMF and World Bank all of a sudden? But as institutions जिसके ऊपर developing countries and global south countries and even the developed countries can rely upon, and they can seek more finance when the need be for development purposes. 2017 में चाइना में समिट होता है, यहां पे फोकस किया जाता है काउंटर टेरर कोऑपरेशन में। ब्रिक्स प्लस आइडिया यहां पे इंट्रोड्यूस करा गया, ब्रिक्स प्लस आइडिया के बारे में आपको मैंने अभी बताया। एंड देन अगेन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 2017 के बाद होती है 2023 में, जोहानिसबर्ग समिट साउथ अफ्रीका में, द बिगेस्ट एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स सिंस 2010। तो 2010 में एस आता है, यानी कि साउथ अफ्रीका आता है। अब इसके बाद 6 और देश आते हैं। अर्जेंटीना को भी इंक्लूड करने की बात करी जाती है, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में विड्रॉ कर लिया। 2023 में अर्जेंटीना में देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप, जावियर मिले बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। ही सेज दैट लुक, आई डोंट वांट टू अलाई विद ब्रिक्स, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, एंड देयरफॉर अर्जेंटीना बैकआउट कर जाता है। लेकिन अभी भी हमारे पास 11 मेंबर्स है, बिकॉज अर्जेंटीना की जगह कौन सा आया है, हमारे पास इंडोनेशिया आया है, जो कि ब्रिक्स का मेंबर बना है। And 2024 and 25, so the last couple of years, BRICS has been seen as a multipolarity engine. So BRICS के ऊपर बात करी जा रही है। अब BRICS करेंसी की डिस्कशंस की, BRICS करेंसी की बात करी जा रही है। ऑलराइट, having a common BRICS currency, it talks about de-dollarization, ये सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। Give me some minutes. NDB expansion की बात करी जा रही है। And again, growing geopolitical weight amidst the US-China rivalry, or shall we say the new bipolar contest between USA and China. Now, BRICS plus expansion की बात आती है, तो let's understand. Now, I can go on and on talking about BRICS, but I also have to be very relevant and also be very mindful of the fact that I have to talk everything and anything which is relevant from the examination point of view, whether it is prelims or whether it is mains or whether it is SSC, whether it is UPSC, whatever it is. BRICS plus expansion की बात करें तो क्यों 2023 एक टर्निंग पॉइंट था, इस बात को समझते हैं। दैट वाई वॉज 2023 a turning point? नाउ देखिए, यूएस चाइना टेंशंस 2023 में काफी थे, तब जो बाइडेन थे प्रेसिडेंट। रशिया का आइसोलेशन जो देख रहे थे आफ्टर द यूक्रेन इन्वेजन, जो रशिया ने किया। गाजा कॉन्फ्लिक्ट भी तब चल रहा था, तब शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 में। ब्रिक्स प्लस इमर्ज्ड एज अ हेवन फॉर द नॉन अलाइंड स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जो कि ना अमेरिका के साथ अलाइन होना, ना तो अमेरिका के साथ अलाइन है और ना ही रशिया के साथ ज्यादा अलाइन है, यानी कि दोनों के साथ ही बराबर का अलाइन है। तो ये एक्सपेंशन के चलते मौका मिला रशिया और चाइना को कि वो ग्लोबल साउथ को मोबिलाइज कर सकते हैं और एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं दैट लुक, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द वेस्टर्न हेजेमनी। And new members like Iran and Saudi, by the way, in 2023, in March 2023, Xi Jinping played a very important role in restoring diplomatic ties between the Shia Iran and the Sunni Saudi Arabia. All right. However, the dynamics have changed after the Israel war. But however, Xi Jinping was very successful in order to make this, recalibration and restoring the diplomatic relation between Iran and Saudi. All right. And therefore, इसके चलते चाइना को भी कॉन्फिडेंस मिला दैट लुक, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनको मैंने उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करवाए हैं, हेंस इन दोनों को मैं ब्रिक्स में एक साथ लेके चल सकूंगा। सो चाइना वाज आल्सो चैंपियनिंग। Now today Donald Trump is wanting to champion the cause of, having signed so many peace accords and getting Nobel Peace Prize and etc etc. Anyhow, he has his own ADHD. Similarly, China, Xi Jinping, he also wanted to champion the cause of peace, the cause of uniting the global south, and also making a narrative that look, all of us, let us unite to challenge the hegemony of IMF, of America, of World Bank, etc. The timing amplified BRICS appeal as a third way for countries who were very concerned कि अगर हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाई करेंगे या पूरी तरह से चाइना के साथ अलाई करेंगे, so therefore we might end up getting trapped. And therefore एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ that okay, here is a forum, here is a block of some countries जो कि कंसिडर कर सकते हैं कि हमको डॉलर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है in the wake of so many sanctions imposed on Russia. Now again, ये एक बहुत सब्सटैंटिव एक पुशबैक मिला अमेरिका को, अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर को आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। नाउ इकोनॉमिक लेवरेज एंड सो हमने यहां पे ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन की बात करी, वाई वाज इट अ टर्निंग पॉइंट। पहला पॉइंट है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक लेवरेज एंड सो कॉल्ड डी-डॉलराइजेशन मोमेंटम, एंड आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस सो कॉल्ड डी-डॉलराइजेशन। इज इट अ मिथ और इज इट अ रियलिटी? Now discussions at the summit about reducing, dependency on the US dollar, कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, potential BRICS पेमेंट सिस्टम लेके आते हैं। In fact, 90% ऑफ इंडिया रशिया का जो ट्रेड है that is not happening in dollars, तो वो एग्जांपल पोर्ट्रे किया जाता है। तो इंडिया को स्केपगोट बना के शो किया जाता है कि देखो, अगर इंडिया रशिया कर पा रहे हैं तो हम पूरे के पूरे ब्रिक्स मेंबर भी डॉलर को साइड में छोड़ते हैं और आपस में कॉमन करेंसी में ट्रेड करते हैं। अब इसमें नए मेंबर्स जो है सऊदी, यूएई, फॉर एग्जांपल ईरान की भी बात करें, अब ये ऑयल जायंट्स हैं।
रिच ऑयल रिजर्व्स इनके पास पड़े हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास हैं, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली दैट आल्सो इनेबल्ड अ पेट्रो युआन शिफ्ट, सो फ्रॉम अ पेट्रो डॉलर टू अ पेट्रो युआन शिफ्ट। यानी कि कोशिश करी चाइना ने कि जैसे कि किसी जमाने में, मतलब बिफोर द कोल्ड वॉर एरा और इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा, Saudi and UAE, not Iran, but Saudi and UAE, the Gulf region, that was more dependent and aligning with America. Perhaps now China wanted to occupy that space and also wanted to create that vacuum first, that look, now don't be reliant upon America, but understand one thing, how can China be completely occupying a vacuum which doesn't exist per se? Because understand one thing, America has and was and is still the major arms supplier to countries like the UAE, Qatar and Saudi. How can China take that place? Now understand one thing, इकोनॉमिक लेवरेज और डी डॉलराइजेशन मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करते हुए विद अ यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी, अब ये जो यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी सिस्टम है ये अभी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता है, बिकॉज डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। ब्रिक्स में जितने भी देश मौजूद हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत वेरी करते हैं, डाइवर्जेंट है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, ये इंट्रा ब्लॉक ट्रेड जरूर बूस्ट करने की क्षमता रखता है। और अगेन एनडीबी जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे इमर्ज कर रहा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या आप चाहते हैं कि मैं एनडीबी बैंक को लेकर एक वीडियो बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। 100 कमेंट्स अगर आते हैं, आई एम इनटू द 27th मिनट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि एनडीबी को लेकर वीडियो बने तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अब ग्लोबल साउथ के लिए लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिस एड्रेस क्रॉनिक अंडर रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज क्रॉनिक अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ बिकॉज ऑफ द वोटिंग सिस्टम्स, बिकॉज ऑफ द कोटा स्ट्रक्चर्स इन द IMF, जहां पे जो वोटिंग पावर है या जो कोटा सिस्टम या जो कोटास हैं वो अभी भी डोमिनेंटली ग्लोबल नॉर्थ के हाथ में है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में ज्यादा है, और इस करके इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस में। Now, the invitees they span Africa। अब अगर हम symbolic boost for the global south की बात करें, जो invitees थे जो कि उस समिट में बुलाए थे 2023 के, अफ्रीका से इजिप्ट और इथियोपिया को, मिडल ईस्ट से ईरान, सऊदी और यूएई को, लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना को, लेकिन चलो अर्जेंटीना ने एग्जिट कर दिया। अब ये मॉरल बूस्टिंग था, दिस इज अ बिग मॉरल बूस्टिंग फॉर मिडिल पावर्स लाइक इंडिया, फॉर चाइना, फॉर रशिया, कि उनको लगा कि हाँ यार कि हमारी कोई सुन रहा है, हमारी जो कंसर्न्स है कि हम ही 4-5 देश हैं जो इतने सालों से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूएन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई है जो कि हमारी सुन रहा है। यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, जो बाकी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट से हो, अफ्रीका से हो, वो भी इंटरेस्टेड है हमारे इस एजेंडा में साथ में अमालगमेट करने के लिए। ऑलराइट, एंड जैसे आपको मैंने बताया कि अभी पिछले 1 साल में 30 से ज्यादा कंट्रीज दे आर शोइंग इंटरेस्ट कि वो मेंबर एंड इवन पार्टनर बनना चाहते हैं ब्रिक्स का। अब चाइना का स्ट्रेटेजिक पुश और इंटरनल डायनामिक्स की बात करें, चाइना रिप्रेजेंट करता है मोर देन 60% ऑफ द जीडीपी, कंबाइंड जीडीपी ऑफ ब्रिक्स। ऑलराइट, अब ये एक बहुत ज्यादा एक डोमिनेंट पोजीशन है चाइना की, कंसिडरिंग आल्सो द मैसिव BRI प्रोजेक्ट जो चाइना अंडरटेक कर रहा है पिछले 12-13 सालों से। However, it also overrides the hesitations from India, which is concerned about China's dominance, and also Brazil, fearing dilution of BRICS, highlighting power imbalances. रशिया की जो एडवोकेसी है फॉर अ न्यू रिजर्व करेंसी, दैट इज ऑल्सो अलाइनिंग विद दिस, टर्निंग ब्रिक्स इनटू अ व्हीकल फॉर चाइना रशियन इन्फ्लुएंस। सो अब इंडिया को, ब्राजील को और बाकी देशों को भी इस बात का डर है दैट जस्ट लाइक द SCO, कहीं ब्रिक्स भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ना बन जाए जहां पे चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इंटरनल चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स, अब इसकी बात करते हैं तो चैलेंज नंबर 1, डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करें तो जैसे आपको मैंने बताया कि चाइना डोमिनेट करता है 63% ऑफ द कंबाइंड ग्रुप्स जीडीपी, एंड देन वहां पे इथियोपिया और इजिप्ट भी हैं जो कि बहुत ही कम इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। सो देयरफॉर अगेन यहां पे क्या फर्क रहेगा? अब IMF में भी जो वोटिंग रिफॉर्म्स हैं या जो वोटिंग राइट्स हैं या जो कोटा सिस्टम है वो तो अमेरिका के फेवर में है। तो विद इन ब्रिक्स भी आपने एक ऐसा फोरम बना दिया जहां पे आप एक देश जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक माइट एंजॉय कर रहा है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज जिनका इतना डोमिनेंस नहीं है, तो क्या ही फर्क रहेगा वहां पे? सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे अगेन बात और कंसर्न आ जाता है इक्विटेबिलिटी का, और यहां पे बात आ जाता है कि क्या इक्वल इन्फ्लुएंस सारी की सारी कंट्रीज एक्सर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी। And therefore, this also creates tensions as far as agenda setting is concerned amongst the wealthier members, which are pushing for trade and more investment frameworks. And therefore, these wealthier countries, the wealthier members within BRICS, they might not end up prioritizing poor nations की जो requirements हैं, जैसे कि infra और debt relief. Already हम ये जो BRI जो project है, that has been a classic disaster for many countries because BRI has become the vehicle for playing this debt trap diplomacy. This debt trap diplomacy, this is the classic vehicle. The BRI has become the classic vehicle for playing this game of debt trap diplomacy by China, and therefore that is also a concern, that is China genuinely
Is China genuinely concerned, or is China genuinely concerned about bridging the development deficit in the poor countries, or is China wanting to acquire more resources, and is China looking forward to just acquire more political influence in those countries जहाँ पे China invest कर रहा है? That is a question which everybody is asking. Then divergent national interest and priorities में strategic misalignments की बात आती है. Members they have conflicting geopolitical alignments. India is a part of Quad. India G7 की मीटिंग्स में भी जाता है एज अ गेस्ट. इंडिया को इवन नेटो की मीटिंग्स में भी इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट. ऑलराइट, इंडिया इज आल्सो हैविंग अ स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन एंड आल्सो विद अमेरिका, एंड देयरफॉर काउंटरिंग चाइनाज रीजनल एम्बिशन. सो इंडिया फॉर इंस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड. क्वाड जो एक फोरम है, दैट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमने चाइना के रीजनल एम्बिशंस को विज़-अ-वी द इंडो पैसिफिक काउंटर करना है. Whereas Russia और ईरान they are facing western sanctions and they are leaning towards the Beijing, towards China. ब्राजील और साउथ अफ्रीका वो प्रायोरिटाइज करते हैं नॉन अलाइनमेंट को, कि हम अगेन जो नॉन अलाइनमेंट जो इंडिया ने शुरू करा था 1960s में, वही बात अब ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका कहते हैं दैट लुक वी वांट टू केटर टू आवर नेशनल इंटरेस्ट. सो देयरफॉर वी डोंट वांट टू बी लुक्ड अपॉन कि हम बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हैं या प्रो वेस्ट हैं या बहुत ज्यादा प्रो चाइना है. एंड देयरफॉर ये जरूर है कि जहां पे कोई मुद्दे आते हैं, यूक्रेन का मुद्दा हो, गाजा का मुद्दा हो, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस रखी. एंड अगेन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ने भी इस बात को थोड़ा अग्री करा है इंडिया के साथ कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं और जो इश्यूज पर्टिनेंट टू द ग्लोबल साउथ हैं वो डाइल्यूट या कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल एंड रियलिस्टिक रिलेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना. फॉर एग्जाम्पल एट द 2023 जोहानिसबर्ग समिट, इंडिया और ब्राजील ने थोड़ा रेजिस्ट करा कि एकदम से रैपिडली एक्सपैंड क्यों कर रहे हो ब्रिक्स को, कि थोड़ा आराम आराम से करो. अगर इतने सारे कंट्रीज अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ब्रिक्स में आने का, तो क्या ये एक वाइकल बन रहा है चाइना के लिए? क्या चाइना के लिए एक जरिया बन रहा है कि चाइना अपनी हेजेमनी को लेजिटिमाइज करना चाह रहा है? बिकॉज अगेन जो भी मेंबर्स आ जाएं ब्रिक्स के अंदर, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका आने वाला है, चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस तो ज्यादा ही रहेगा. ऑलराइट, अब चाइना अपने इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कर रहा है, रशिया अमेरिका की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए कर रहा है. तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो वाकई में ग्लोबल साउथ की एडवांसमेंट से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये बात ऐसा एक डिलेमा है जो कि इंडिया ब्राजील ने रेस किया था जोहानिसबर्ग समिट में. ऑलराइट, देन चाइना इंडिया की राइवलरी. अब सोचा तो बहुत था कि ब्रिक्स में आने के बाद इंडिया चाइना के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, बॉर्डर टेंशंस नहीं होंगे, लेकिन क्या हुआ? 2013 में हुआ दिप्सांग वैली में क्लैशेस, 2015 में हुआ, 2017 में दोकला में हुआ, देन अगेन आपका 2020 में गलवान में क्लैश हुआ. तो अगेन हमने तो कोशिश करी है, हमने ब्रिक्स फोरम में भी सोचा कि ब्रिक्स फोरम ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, इंडिया चाइना के रिलेशंस को भी अच्छा बनाएगा, लेकिन अगेन इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशंस रहे हैं. देन कंपीटिंग लीडरशिप, इंडिया सीक्स टू चैंपियन द ग्लोबल साउथ इंडिपेंडेंटली. देखिए अब इंडिया के पास लीडरशिप थी. इंडिया वाज आल्सो होस्टिंग, इंडिया आल्सो बिकेम अ वेरी एक्टिव लीडर इन द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट व्हिच हैपेंड इन 2023. Then also India had the opportunity to take the presidency of G20. All right, India also had the opportunity कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करवाया जाए G20 में जब वो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी. और चाइना अपने आप को पोजीशन करता है, नहीं दैट इंडिया नहीं, मैं ग्लोबल साउथ का, ब्रिक्स का और गरीब देशों का डी फैक्टो लीडर हूं. तो ये जो राइवलरी है, ये राइवलरी विद इन ब्रिक्स भी एक रिस्क खड़ी कर सकती है. दैट विद इन ब्रिक्स देयर कैन बी कैंप्स, देयर कैन बी फैक्शंस. एक कैंप होगा जो कि प्रो इंडिया होगा और एक कैंप होगा जो कि प्रो चाइना होगा. एंड देयरफॉर that would not be good for the whole bloc. I mean, as far as the cohesion of the whole bloc is concerned, India or China cannot be divided within BRICS. There is one camp which is favoring ideology or objectives led by India, and there is one camp which is pro-China. So 2024 में जो रशिया में समिट हुआ था, that saw India downplaying the anti-Western rhetoric which Russia and China plays. And also, India has made it very clear that look, we are neither pro-West, we are neither anti-West, we are non-West. जयशंकर जी ने बार-बार कहा है that we are non-West. जयशंकर ने ये बात इंटरनेशनल मीडिया पे कई बार कही है, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, दैट हमको आप एंटी वेस्ट या प्रो वेस्ट मत देखिए, हम नॉन वेस्ट हैं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनोमस है और हम स्ट्रेटेजिकली अपने रिश्तों को अलाय कर रहे हैं और अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो क्वाड के साथ हो, चाहे वो एससीओ के साथ हो, चाहे वो ब्रिक्स के साथ हो, चाहे वो G7 हो, चाहे वो G20 हो. हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. देन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी. देखो अब हर एक कंट्री तो डेमोक्रेसी नहीं है. अब ब्रिक्स प्लस में अब जो एक्सपैंडेड जो मतलब इसमें 11 और मेंबर्स आए हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसीज है. देन चाइना, ईरान ऑथोरिटेरियन रजीम्स है, कम्युनिस्ट रजीम है, रशिया भी वैसी है, मोनार्कीज है जैसे कि सऊदी और यूएई. सो ये डिफरेंसेस अपने आप में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं ओवर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म. फॉर इंस्टेंस, ब्राजील इज पुशिंग फॉर क्लाइमेट फोकस्ड पॉलिसीज व्हिच इज क्लैशिंग विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया बिकॉज वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज है. देन अगेन पॉलिसी डाइवर्जेंस की बात करें, रशिया ने जब इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, दैट ऑल्सो एक्सपोज्ड
because that also exposed the behavior of many BRICS countries. India or China, of course, because of a functional relation with Russia, they abstained from any kind of UN condemnation on Russia. लेकिन ब्राजील और साउथ अफ्रीका दे फेस डोमेस्टिक प्रेशर कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं रशिया को, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सिमिलरली सऊदी और ईरान का इंक्लूजन इज आल्सो एडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज उनकी जो रीजनल राइवलरी है, just by having a cup of tea, just by making it sure that China, just by making it sure कि सऊदी और ईरान के जो heads of the state है, जो leaders हैं, they having a cup of tea together, doesn't really mean कि उनके internal differences और deep rooted differences या sectarian differences खत्म हो चुके हैं. नहीं, अभी नहीं हुए. चाइना ने ये कोशिश करी मीडिएशन की, फाइन, लेकिन उससे ये गारंटी तो नहीं है ना कि सऊदी और ईरान दे आर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ना. इवन 2025 के ब्राजील समिट एजेंडा में एम्फसाइज करा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, लेकिन अथॉरिटेरियन मेंबर्स ने प्रायोरिटाइज करा कि नहीं यार, हम अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं, लेकिन अपनी खुद की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, व्हिच कॉम्प्लिकेट्स दीज जॉइंट डिक्लेरेशंस. देन लैक ऑफ बाइंडिंग मैकेनिज्म्स. अनलाइक द ईयू और नेटो, ब्रिक्स प्लस का कोई फॉर्मेट चार्टर नहीं है या कोई इन्फोर्समेंट टूल्स नहीं है, एंड दे आल्सो रिलाई ऑन कंसेंसस ड्रिवन समिट्स. तो ऐसा तो नेटो में भी है कि 100% कंसेंसस हो, ईयू में भी है, लेकिन उनका कोई चार्टर है, उनके कुछ आर्टिकल्स है बना हुआ है, लेकिन ब्रिक्स का ऐसा कुछ नहीं है. So therefore, that also acts as an inhibitor, that also acts as an obstacle कि ब्रिक्स अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जैसे कि लोकल करेंसी ट्रेड हो या एनडीबी एक्सपेंशन हो, एटसेट्रा. एनडीबी की लिमिटेशंस की बात करें, दी एनडीबी meant to rival the World Bank. This has disbursed only $32 billion since 2015, and this is dwarfed by the Western institutions. Disagreements over funding, over the funding priorities. चाइना फेवर करता है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, इंडिया और ब्राजील सीख करते हैं इक्विटेबल एलोकेशन को, which is hampering its growth. So for example, there was a proposal for a BRICS currency or a payment system जो कि 2023 में float करा गया था. That is still stalled because of distrust and technical complexities, with India and Brazil being very skeptical of China's yuan-centric, economic vision for the world order. Then delayed commitment. Saudi has yet to formalize and confirm the membership, which also reflects hesitancy कि Saudi भी थोड़ा smart play कर रहा है, diplomatically play कर रहा है between America and China, because traditionally Saudi एक बहुत important ally रह चुका है अमेरिका का. तो यानी कि स्टेबिलिटी की बात आती है कि ब्रिक्स में सिर्फ देखो शोर है, तो बात आती है कि ब्रिक्स में शोर है, नॉइज है, एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बात पे क्वेश्चन आता है कि हर साल समिट होती है, बहुत शोर मचता है कि अरे ये कंट्री आने वाला है, वो कंट्री ज्वाइन करने वाला है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या एक्चुअल में इतना आसान होगा अमेरिका से डीकपल या डीलिंक कर पाना इन सभी कंट्रीज को जो कि ब्रिक्स के फोरम में आ रही है. सो कोहेशन चैलेंजेस, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू मेंबर्स की बात है. नए मेंबर्स हैं इथियोपिया और इजिप्ट, उनके पास इतना इकोनॉमिक क्लाउड नहीं है, काफी पॉलिटिकली इनस्टेबल एनवायरनमेंट इनकी कंट्रीज में, राइट. आई मीन जितना इकोनॉमिक क्लाउड बाकी फाउंडिंग मेंबर्स का है, इनका इतना नहीं है. सो दैट ऑल्सो रिस्क्स कि अगर ये आ भी गए हैं ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट में, तो कितना ही ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे डिसीजन मेकिंग में, इनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज किया जाएगा. मीनवाइल ईरान का जो एंटी वेस्टर्न स्टैंस है, दैट इज अलाइनिंग विद रशिया, बट अगेन दैट एलियनेट्स मॉडरेट्स लाइक द यूएई. सो अर्जेंटीना का जो विड्रॉल हुआ लेट 2023 में अंडर प्रेसिडेंट मिले, that also cited misalignment with its pro-western pivot. यानी कि ब्रिक्स का ये ओवर एस्टिमेशन कि भैया जो कंट्री यहाँ पे आ रहा है या जो कंट्री एज अ पार्टनर या मेंबर भी हमारे साथ जुड़ रहा है, दैट कंट्री इज ऑब्वियसली अगेंस्ट द वेस्ट और दैट कंट्री वांट्स रिफॉर्म्स व्हिच आर नॉट इनिशिएटेड बाय द वेस्ट. ये एक ओवर एस्टिमेशन है चाइना का, नॉट नेसेसरली. अगर इतना ही ब्रिक्स का कन्विंसिंग आइडिया है, तो व्हाई वाज अर्जेंटीना नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू बीइंग अ मेंबर? अर्जेंटीना में चेंज ऑफ लीडरशिप हुआ, बट व्हाई डिड अर्जेंटीना विथड्रू? चलो अर्जेंटीना के जो लीडर हैं प्रेसिडेंट मिले, वो अगेन एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करते हैं, वो भी बहुत इनवर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज में बिलीव करते हैं, राइट. दैट इज वन थिंग. बट अगर इतना ही कन्विंसिंग ब्रिक्स का एजेंडा है, तो अर्जेंटीना शुड नॉट हैव बीन डिविएटेड, पर वो हुआ. ट्रेड रियलिटीज की बात करें, सो डिस्पाइट दिस होल नॉइज अबाउट डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स प्लस मेंबर जो है वो अभी भी टाइड है टू द वेस्टर्न मार्केट्स. अब आप एक बात बताओ, इंडिया और ब्राजील जो है, क्या वो अमेरिका के साथ ट्रेड डॉलर्स में नहीं कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो कोई ब्रिक्स करेंसी में कर रहे हैं? सऊदी और यूएई वो भी तो रिलाई करते हैं ना वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट में. सो देयरफॉर ये सब बातें हैं कि हम डी डॉलराइज कर देंगे. 10-11 देश अपने आप पे ट्रेड करने से डी डॉलराइजेशन नहीं कर पाएंगे और अभी भी डॉलर डोमिनेंट रहेगा. यस, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा रहेगा, चैलेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन फॉर द कंसिडरेबल फ्यूचर डॉलर की डोमिनेंस बनी रहेगी. सैंक्शंस एक्सपोजर की बात करें, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, रशिया और ईरान का जो आइसोलेशन है, right, because of the sanctions led by America, that is also pushing them towards the BRIC plus format as a lifeline. but बाकियों को secondary sanctions की टेंशन है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर देख लो, इंडिया ने जो ऑयल परचेजेस करे रशिया से, that also declined in 2024-25 under the US pressure because of external constraints. अमेरिका इंडिया के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ 25% लगाने की बात करी, तो ऑब्वियसली इंडिया को कम करने पड़े ना रशिया के साथ ट्रेड करना, बिकॉज अब हमारे ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए हैं, बाकी देशों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दे कि जो जो रशिया से ऑयल लेगा उसके ऊपर और सैंक्शन लगेंगे. टैरिफ वॉर तो वैसे भी अमेरिका ने शुरू कर दिया है. सो 2024 में जो एजेंडा था, जो पुश फॉर द ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का एजेंडा था, दैट गेन ट्रैक्शन
but also faces a lot of hurdles because South Africa is also worrying कि भाई अगर हमने ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को ज्यादा बढ़ावा दिया, we might end up being excluded from the international payment system of SWIFT. So ये challenges ब्रिक्स प्लस को एक ट्रांजैक्शनल अलायंस बनाते हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं कि भाई मतलब के हिसाब से वो रिश्ता बना हुआ है. मैं कहता हूं कि आपका और मेरा रिश्ता ट्रांजैक्शनल है, which means कि भाई हमारा रिश्ता इतना डीप नहीं है, हमारा रिश्ता नीड बेस्ड है. ऑलराइट, कि मुझे आपकी जरूरत है, आपको मुझे मेरी जरूरत है, मे भी हो सकता है कि आपको मेरी जरूरत हो एज ए टीचर, मुझे जरूरत है कि आप स्टूडेंट है तो आप मुझे फीस दे रहे हैं, दैट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशन. लेकिन व्हाट इज अ डीपर रिलेशन कि आई डोंट केयर आप मुझे पैसे दो या ना दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा. जैसे हम करते हैं यूट्यूब पे, हम अपने जो वीडियोस डालते हैं, दैट वी डोंट केयर यू आर अ मेंबर ऑफ, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आवर पेड कोर्स और नॉट पेड कोर्स. हमारा रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं है. तो सिमिलरली ब्रिक्स प्लस में अब चैलेंज क्या है कि अगर एक ट्रांजैक्शनल अलायंस बना हुआ है कि यानी कि जितने भी सो कॉल्ड मेंबर्स आ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज ओनली फॉर अ ट्रांजैक्शनल पर्पस रादर देन अ कोहेसिव ब्लॉक. सो देयरफॉर that way it will not be able to address the internal rivalries, or that way it will not be able to address the institutional gaps or the external dependencies. So therefore that also risks कि ये जो group है that will end up becoming a symbolic forum rather than a transformative force. Let's understand that why BRICS matters to India's foreign policy. Number one, platform for the global south leadership. तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप यानी कि ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, उनके इश्यूज को एम्पलीफाई करने के लिए, आवाज को बुलंद बनाने के लिए ब्रिक्स ऑफर करता है इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया डिप्लोमैटिकली अपनी ग्लोबल साउथ कंट्रीज की पॉलिसीज को, कंसर्न्स को वॉइस आउट कर सकता है. और ऑल्सो बाय एडवोकेटिंग द रिफॉर्म्स इन यूएन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड ऑल्सो बाय लीडिंग issues like climate finance, trade inequities and underrepresentation or disparities at the WTO. तो ये रेजोनेट करता है इंडिया के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के साथ. तो 2023 में टर्निंग पॉइंट आया जब ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन की बात करी गई. ऑलराइट, ऑल्सो ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन से इंडिया की एबिलिटी टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, वो भी बात सामने आई. बिकॉज इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी 2023 में, उसमें अफ्रीकन यूनियन को एज द 21st मेंबर ऑफ G20 इंक्लूड करा गया. तो G20 G21 बना. ऑलराइट, सिमिलरली 2024 के जो कजान समिट थी वहां पे इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी, रीइंफोर्सिंग इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल साउथ एडवोकेट व्हाइल आल्सो सटली काउंटरिंग चाइनाज डोमिनेंस इन द ब्लॉक. देन नॉन अलाइनमेंट 2.0, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट एम्फसाइजेस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, thereby avoiding full alignment with either western powers, for example the USA via the Quad, or the China Russia axis. तो ब्रिक्स इंडिया को मौका देता है कि वो दोनों ब्लॉक्स के साथ, अमेरिका के ब्लॉक्स के साथ भी और रशिया और चाइना के ब्लॉक के साथ भी अपने कन्वर्जेंसेस को मैक्सिमाइज कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम आइडियोलॉजिकली मेंटेनिंग वन आर्म डिस्टेंस विद द वेस्ट एंड ऑल्सो विद द चाइना रशिया एक्सिस. देन काउंटरिंग चाइना डिस्पाइट बॉर्डर टेंशंस एंड राइवलरी. ब्रिक्स एक फोरम है इंडिया के लिए जहां पे वो चाइना के साथ डिप्लोमैटिकली इंगेज कर सकता है, रिस्क एस्केलेशन मिटिगेट हो सकते हैं. बिकॉज अगर दोनों देश एक समुदाय का फोरम है, अगर एक फोरम के मेंबर्स हैं, एक समुदाय के मेंबर्स हैं, तो देयरफॉर दोनों कंट्रीज को, दोनों मेंबर्स को इस बात का ध्यान होगा दैट हम ज्यादा लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ अपने डिफरेंसेस और डाइवर्जेंसेस को नहीं पब्लिसाइज कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट वुड लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिक्स. तो इंडिया ब्रिक्स का इस्तेमाल करता है टू मॉनिटर एंड ऑल्सो टू कीप अ चेक ऑन चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस, पर्टिकुलरली जो चाइना के इनिशिएटिव्स हैं BRI के, जिसको इंडिया अपोज करता है बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करते हैं. इंडिया का जो कॉशियस अप्रोच है, जो कॉशियस सपोर्ट है ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन के लिए 2023 में, दैट वाज ड्रिवन बाय अ डिजायर कि हम चाइना की डोमिनेंस को डाइल्यूट करना चाहते हैं बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स वॉइसेस लाइक सऊदी एंड द UAE व्हिच मेंटेन स्ट्रांग टाइज विद इंडिया. देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ब्रिक्स फैसिलिटेट करता है इंट्रा ब्लॉक ट्रेड को, ऑलराइट, जिसमें $500 बिलियन प्लस का जो एनुअल ट्रेड है उसका फैसिलिटेशन यहां पे दिया गया है कि उतना ट्रेड किया जा सकता है. इंडिया को एक्सेस मिलता है टू मार्केट्स फ्रॉम अफ्रीका ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका टू द गल्फ रीजन. NDB हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई हैज फंडेड $10 बिलियन इन द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस 2015, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बहुत इनपुट्स मिले हैं NDB के द्वारा. देन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड डी-डॉलराइजेशन. अब इंडिया इस डिबेट को बहुत कॉशियसली ट्रेड अपॉन कर रहा है बिकॉज इंडिया एकदम से यूएस के ऊपर अपना जो डॉलर के ऊपर रिलायंस अपनी कम नहीं कर सकता है. ऑलराइट, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंडिया कहे कि हम डॉलर पे ट्रेड नहीं करने वाले, ऐसा कभी भी नहीं होगा. रशिया के साथ अब रूपी रबल एग्रीमेंट आपने एक्सप्लोर किया, फाइन, बट दुनिया भर में अभी भी ट्रेड डॉलर पे होता है. तो हम अभी भी रेजिस्ट करते हैं और हम बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से चाइना के युआन सेंट्रिक प्रपोजल्स की बातें हम सुनते हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन करते हैं. एंड एट द 2025 ब्राजील समिट, India is pushing for digital payment systems within BRICS, aligning with its domestic UPI success, ताकि हम ट्रेड एफिशिएंसी कोई बढ़ा सके एंड हम किसी सिंगल करेंसी पे अपनी ज्यादा रिलायंस ना रखें. तो हम बहुत केयरफुली इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल लेवरेज की बात आती है. द फैक्ट दैट सऊदी, UAE, ईरान ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट में है, दैट स्ट्रेंथन्स द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पैराडाइम एज वेल, बिकॉज हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं. मोर देन
60% of our needs are, more than 60 to 70% of our energy needs are imported, and therefore हमको एक मौका मिलता है कि हमको और ज़्यादा ऑयल एंड गैस एक्सेस मिलता है, हम और ज़्यादा अलाई कर सकते हैं, हम और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द कंट्रीज स्पेसिफिकली लाइक सऊदी, यूएई, ईरान, जिनके पास मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं। देन रशिया टाइज की बात करें तो ब्रिक्स रीइंफोर्स करता है इंडिया के हिस्टोरिकल पार्टनरशिप को विद रशिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है। डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है हमको रशिया से सिंस द लास्ट 3-4 years, राइट। हमारा ट्रेड रशिया के साथ हैज बिन क्रॉसिंग मोर देन $65 billion फ्रॉम अ मेयर $2 billion। सो ये रिलेशनशिप एक तरह से एक लेवरेज देता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न प्रेशर टू आइसोलेट रशिया ओवर यूक्रेन। इंडिया का जो 2024 अग्रीमेंट है विद द यूएई फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन, ये फैसिलिटेट किया गया है थ्रू ब्रिक्स डायलॉग्स, एंड दिस आल्सो अलाइंस विद जो इंडिया का 2070 नेट जीरो एजेंडा है। चैलेंज क्या है इंडिया का ब्रिक्स में? तो पहला चैलेंज आता है सीनो इंडियन राइवलरी, यानी कि चाइना इंडिया की राइवलरी का पहला चैलेंज आ जाता है। अगेन ये बात मैंने अभी रिपीट फिर से आपको लगेगी, अभी ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि हम चाइनीज ड्रिवन इनिशिएटिव्स लाइक द ब्रिक्स करेंसी और द बीआरआई, इसको हम रेजिस्ट करते हैं। हमारे अपने आइडियोलॉजिकल और बॉर्डर टेंशंस हैं, हमने कोशिश बहुत करी कि हम चाइना के साथ उसको रिजॉल्व कर सकें, लेकिन अगेन China has been very adamant of not having a dialogue. Till date, we don't know that what the LAC is. Till date, our interpretation and China's interpretation of LAC is different. So BRICS has not been very successful in terms of de-escalation or doing something which is very constructive and substantial for India and China. Then number 2, balancing the West and the East. Again, as we said, that Jaishankar has been, Jaishankar ji has been saying it again and again that we are neither pro-West, we are neither anti-West, we are non-West. So having that fine balance having that challenge of maintaining that fine balance between the West and also the East, that is one challenge for India. Internal divisions, again यहाँ पे कुछ ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, अथॉरिटेरियन वे में, कुछ डेमोक्रेसीज हैं, सो देयरफॉर अगेन कोई बैंडिंग मैकेनिज्म नहीं है, एंड देयरफॉर दैट इज आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग इंडियाज पुश फॉर कंक्रीट आउटकम्स लाइक द एक्सपेंशन ऑफ द एनडीबी एंड द न्यू मेंबर डायनामिक्स इंटीग्रेटिंग ईरान एंड सऊदी इज आल्सो रिस्किंग complicating India's neutral stance in Middle East rivalries. While Saudi Arabia's delayed membership also is weakening the bloc momentum. अभी तक सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि हाँ हम ब्रिक्स के मेंबर बन चुके। ब्रिक्स पे की बात करते हैं। देखिए ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इनेबल्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद है कि सीमलेसली ट्रांजैक्शंस अमंग द ब्रिक्स नेशन को फैसिलिटेट करना है लोकल करेंसीज में, एंड देयरफॉर नॉट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम्स लाइक द स्विफ्ट। Now, this was initiated primarily by Russia and China in response to sanctions, and this has evolved from conceptual discussions into pilot testings. और broadly इसमें इसका जो रोल आउट है that is being targeted between 2026 to 2030. So not yet fully alive, BRICS Pay is also symbolizing ये जो ambition है BRICS का कि हम एक मल्टीपोलर और एक रिफॉर्म्ड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिकली ब्रिक्स पे जो है यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है नेशनल पेमेंट नेटवर्क्स अक्रॉस द ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। तो ये ऑपरेट करेगा ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम which is developed by the experts from the St. Petersburg State University in Russia, जो कि अलाउ करता है ब्रिक्स पार्टिसिपेंट कंट्रीज को कि वो अपने खुद के जो वेज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द करेंसी है उसको मैनेज कर सके और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और रेजिलियंस आ सके एंड कोई किसी किस्म का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। तो कोर फीचर्स क्या है? लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस, ऑलराइट, कि भाई डायरेक्ट सेटलमेंट्स इन नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जांपल द रूपी रबल एग्रीमेंट और द युआन रियाल एग्रीमेंट, रिड्यूसिंग द कन्वर्जन कॉस्ट और रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। देन ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन uses distributed ledger technology for secure instant processing. इसमें पोटेंशियल लिंक्स है, क्या इसको लिंक किया जा सकता है CBDCs के साथ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के साथ। देन इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, जैसे कि इंडिया का UPI है, चाइना का ECNY है, रशिया का मीर है, ब्राजील का पिक्स है, तो यानी कि QR कोड बेस्ड रिटेल पेमेंट्स भी यहां पे होंगी, ब्रिक्स पे QR। एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, कोई सिंगल हब नहीं है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रिजेस जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है रादर देन रिप्लेसिंग द स्विफ्ट सिस्टम व्हिच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। ऑलराइट, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि ब्रिक्स करेंसी, ये जो डी डॉलराइजेशन की बात है, क्या ये सच है या एक वहम है? मिथ वर्सेस रियलिटी, आइए इस बात को एक्सपोज करते हैं। तो एक यहां पे मैंने लिखा हुआ है मिथ, ये है आपका मिथ और ये है आपकी रियलिटी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यूनिफाइड करेंसी पुश, ब्रिक्स इज एग्रेसिवली डेवलपिंग टू सिंगल द ब्रिक्स कॉइन ताकि अमेरिकन डॉलर को बिल्कुल डीथ्रोन कर दिया जाए, है ना, विच इज बैक्ड बाय गोल्ड और अ करेंसी बास्केट एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू वेस्टर्न हेजेमनी। लेकिन कोई फॉर्मल प्लान्स अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई ऐसा फॉर्मली अभी सबके सब ब्रिक्स मेंबर्स ने या ब्रिक्स प्लस मेंबर्स ने यूनानिमसली नहीं कहा है कि आप डीथ्रोन कर दो डॉलर को। डी डॉलराइजेशन टाइमलाइन, ब्रिक्स करेंसी का ये मानना है ब्रिक्स देशों का कि दैट वी लॉन्च ब्रिक्स करेंसी बाय 2026 टू 2030 एंड देयरफॉर डॉलर की जो डोमिनेंस है ओवरनाइट तो स्लैश करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आने वाले 5 सालों में हम ये कर देंगे। देखो प्रोग्रेस इंक्रीमेंटल है। अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है नॉन डॉलर करेंसीज में,
दैट हैज रीच्ड 50% बाय मिड 2025। लेकिन यूनिफाइड करेंसी, एक यूनिफाइड करेंसी में इतना सारा ट्रेड हो, दैट इज वेरी फार फेच्ड, बिकॉज अभी तक पूरा 100% कंसेंसस नहीं बना है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डॉलर यूज इन द ब्लॉक ट्रांजैक्शंस दैट इज डिपिंग बिलो 30% बाय 2030 बाय द टूल्स लाइक ब्रिक्स पे, बट ऐसा नहीं कि 100% डिप कर चुका है। देन मेंबर कंसेंसस मिथ ये है कि ऑल ब्रिक्स प्लस नेशंस आर यूनाइटेड एंड लीडर्स लाइक पुतिन एंड जी जिनपिंग चैंपियनिंग दैट दिस इज द निर्माण और द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय द डी-डॉलराइजेशन। लेकिन डीप डिविजन अभी भी परसिस्ट करती हैं। ब्राजील के जो लुला डी सिल्वा हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं ऑन पेपर रिटोरिकली, लेकिन अगेन वो प्रायोरिटाइज करते हैं बायलैटरल स्वैप करेंसी एग्रीमेंट्स को। इंडिया साउथ अफ्रीका ने रूल करा है कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका हैव रूल्ड इट आउट कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रशिया है जो कि इस सिस्टम को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है चाइना के साथ, और युआन इंटरनेशनलाइजेशन है, यानी कि डॉलर की जगह जो चाइनीज करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज हो, सिर्फ रशिया ही है जो इस बात को पुश कर रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कॉमन ब्रिक्स करेंसी कोई XYZ हो या चाहे वो युआन हो, कंसेंसस नहीं आया है। इंडिया तो इस बात को बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा और ना करेगा। ऑलराइट, देन इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। नाउ अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्रिक्स का स्केल कितना है? 45% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 40% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। दिस मेक्स अ करेंसी यूनियन एज वायबल एज द यूरो, यानी कि ये मिथ है। रियलिटी क्या है? स्ट्रक्चरल हर्डल्स आर बाउंड, नो फिस्कल यूनियन, नो बैंकिंग इंटीग्रेशन और मैक्रो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस एग्जिस्ट, अनलाइक द प्री यूरोपियन यूनियन। चाइना का 60% से ज्यादा जीडीपी डोमिनेंस है, which is risking the yuan bias, and smaller members like Ethiopia or Egypt, they will fear marginalization. So therefore, no political trust will emerge. इसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में ये जो सपना है चाइना का, that yuan would be internationalized, कि नहीं सच होने वाला है। Then myth, US टैरिफ्स हैं, अमेरिका के टैरिफ्स हैं, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 100%, किसी के ऊपर 20%। This will accelerate a BRICS currency as a retaliation. लेकिन रियलिटी क्या है? टैरिफ्स दे हैव स्लोड मोमेंटम. India distanced itself, pre the Brazil BRICS summit to avoid escalation, and Saudi Arabia is also very hesitant, which reflects that अभी इतना आसान नहीं है एक ऐसा कॉमन करेंसी सिस्टम बनाना जो कि अमेरिका के डॉलर को बाईपास करेगा। And technical readiness, blockchain and the CBDCs, they enable a seamless BRICS digital currency prototype by 2025. But the pilot projects like the BRICS Pay, they focus on interoperability for local settlements, not a unified coin. So कोई प्रोटोटाइप एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अगेन चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे अगर हम क्रिप्टोज या ब्लॉकचेन की बात करें, बिकॉज अगेन यहाँ पे FATF और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स आते हैं वो भी काफी स्ट्रिंजेंट होंगे, बिकॉज अगेन हमको पता है कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे मेजर नॉन स्टेट एंटिटीज कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज आल्सो हैपनिंग थ्रू बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी। सो देयरफॉर द होल financial architecture can also be taken for a ride, and therefore it will be very very difficult to actually deal in a way जहां पे आपकी जो वर्चुअल करेंसीज हैं और जो आपकी डिजिटल करेंसीज हैं उनके ऊपर ब्रिक्स करेंसी रिलाई ऑन करे। So the most pressing technical challenge lies in pegging a hypothetical BRICS currency. Currencies like the Chinese yuan, the Russian ruble or the UAE dirham, they are more likely to be chosen as the benchmark anchors because उनका करेंसी बहुत स्ट्रांग है इन सभी देशों की, and also because of the high levels of floating liquidity and circulation which these currencies bring to the table. Indian rupee by contrast is very relatively underutilized and under internationalized, and therefore that would have a limited role in determining the value of such a currency. तो ब्रिक्स करेंसी अपने आप में कैन ऑल्सो पोज अ चैलेंज टू इंडियाज मॉनेटरी सॉवरेनिटी, एंड फॉर सच अ करेंसी टू फंक्शन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अलाइन करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंप्रोबेबल कि सारी की सारी कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साइड पे रख के अलाइन करें फॉर अ ब्रिक्स करेंसी और फॉर अ करेंसी विच इज फेवरिंग चाइना और UAE और रशिया। दैट इज हाईली इंप्रोबेबल। इंडिया ने हिस्टोरिकली प्रेफर करा है टू मेंटेन अ पॉलिसी ऑटोनॉमी, चाहे वो अपने इकोनॉमिक्स में है, चाहे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली है, पॉलिटिकली है, and therefore being a party to a common currency would also curtail that autonomy or that flexibility which India has, and therefore that would also undermine the domestic growth and inflation control mechanisms. So once again ये objectives हैं BRICS के: energy efficiency and climate control, optimizing the use of resources, improving multilateral trading systems, providing HADR in times of calamities, better representation of emerging economies and achieving regional development. तो ये 6 objectives, I'm just summing it up, revising with you, ये 6 objectives हैं BRICS countries के, आपको याद होने चाहिए। लास्ट में आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं ब्रिक्स वर्सेस G7, क्या ये कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और आज कौन सही मायने में दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। देखो नॉमिनल जीडीपी में G7 अभी भी लीड करता है, लेकिन अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो ब्रिक्स प्लस जो है वो सरपास करता है। अगर हम जीडीपी की बात करें अगेन जो ब्रिक्स प्लस है सरपास करता है G7 को। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्रिक्स प्लस का जो रोल है डायनामिक है, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स ब्रिक्स प्लस में आती हैं, ज्यादा आबादी है इन देशों में, ग्लोबल ग्रोथ यहां पे ज्यादा हो रही है,
एज कंपेयर टू G7। अब G7 ओल्ड मैन क्लब, यानी कि अब वही इंस्टीट्यूशंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो यानी कि G7 पुराने सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, G7 स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी व्हेयरएज ब्रिक्स प्लस स्टैंड्स फॉर डायनामिज्म। अब यहां पे ये चार्ट है, यहां पे चार्ट है जहां पे आपके साथ नंबर्स में शेयर किया गया है पॉपुलेशन शेयर, जीडीपी शेयर, नॉमिनल शेयर, एक्सपोर्ट शेयर, जीडीपी ग्रोथ एवरेज, ऑयल प्रोडक्शन शेयर, गोल्ड रिजर्व्स एटसेट्रा। सो अगेन एक बात यहां पे समझने वाली जरूरी है दैट हम ये जरूर कह सकते हैं कि यस G7 इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम पे एज कंपेयर टू ब्रिक्स प्लस, बट G7 इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लेके आता है। तो ब्रिक्स प्लस एम्बॉडिफाई करता है रियल वर्ल्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल एंड ब्रेथ। 45% आबादी ब्रिक्स प्लस देशों की, दैट मींस कि इट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स, द वर्कर्स, द क्रिएटर्स, द इनोवेटर्स, जो कि ग्लोबल डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं। ऑलराइट, whether you talk about India's digital boom or Indonesia's manufacturing surge, in PPP terms, it has obviously edged ahead as compared to the G7 since the last couple of years, and therefore that also signals a production powerhouse जहां पे goods and services बनाए जा रहे हैं at a scale for domestic and export markets. 28% of world's export. With 28% of world exports, which is heavy commodities and electronics, BRICS plus drive करते हैं supply chains को for EVs, for renewables and food security. और ये जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एनडीबी की बात करें, ब्रिक्स पे की बात करें, सो दिस इज पोजिशनिंग इट एज अ काउंटर टू द वेस्टर्न फाइनेंस, अपीलिंग टू 40+ एप्लीकेंट नेशंस फ्रस्ट्रेटेड विद द IMF कंडीशनलिटीज। तो G7 अभी भी रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को थ्रू इन्फ्लुएंस, नॉट जस्ट द साइज। अभी भी 44 to 45% नॉमिनल जीडीपी जो शेयर है G7 का, दैट इज ट्रांसलेटिंग इनटू कंट्रोलिंग ओवर ग्लोबल फाइनेंस, एंड देयरफॉर इवन दो कि स्लो ग्रोथ है, ग्लोबल पॉपुलेशन का जो शेयर है G7 में कम है, या अगर हम बुलिश एटीट्यूड की बात करें, बुलिंग एटीट्यूड की बात करें, हेजमन एटीट्यूड की बात करें, G7 कंट्रीज जो दिखाती हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, बट अगेन ये स्टेबिलिटी जरूर लेके आते हैं हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। सो टुडे ब्रिक्स प्लस इज मोर ट्रूली इंक्लूसिव। इट इज representing, at least on paper, the world economy, the scale and the growth, which is 3x, which is 3 times more than the G7. The demographic dividend is also much more in favor of the BRICS Plus as compared to the G7. And also BRICS Plus has become the center of gravity towards emerging markets, जहां पे 80% of global GDP growth originate करती है. The G7, while punching above its weight in rules and tech, is increasingly feeling like a legacy club, the old man club, which is dominant in legacy systems, but it is being outpaced as far as the raw momentum which is being generated by the BRICS Plus format. So once again guys, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया गया है। प्लीज उसको यहां पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो सेल्फ स्टडी प्लानर को जरूर डाउनलोड कर लें, आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं या करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी और मुलाकात जरूर होती रहेगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।